नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से एक खबर सामने आ रही है जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त की आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजन के ऐलान को लेकर ये मामला सामने आया है, जहां शिवलिंग वाले स्थान पर पूजन का ऐलान आज किया गया था, जिसको देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। संतों को प्रशासन ने पूजन की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। उसके चलते अभिमुक्तेश्वरानंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। न्यायालय में ये मामला विचाराधीन होने का प्रशासन ने हवाला दिया है, जिसके तहत हाउस अरेस्ट किया गया है और इसीलिए पूजा की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर उस पर पूजन करने को लेकर आज ऐलान किया गया था, लेकिन क्योंकि कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है, इसीलिए पूजन की अनुमति प्रशासन की तरफ से संतों को नहीं दी गई। और इसी कड़ी में आज वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और नई दिल्ली में भारत ने अमेरिका विदेश मंत्रालय में भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर जारी की गई एक रिपोर्ट पर विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल भारत की तरफ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी वोट बैंक की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ये मूल्यांकन पक्षपातपूर्ण विचारधाराओं पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 2021 रिपोर्ट जारी करने और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने वाली टिप्पणियों को नोट किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि मूल्यांकन सही हो और पक्षपाती विचारों से बचा जाए। अधिकारी ने यह भी कहा कि एक स्वाभाविक रूप से बहुलवादी समाज के रूप में भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देता है। अमेरिका के साथ हमारी चर्चा में हमने नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हमलों, घृणा, अपराधों और बंदूक हिंसा समेत कई चिंता के मुद्दों को नियमित रूप से उजागर किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के विदेशी विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संसद को सौंपी गई अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि भारत में 2021 में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर पूरे साल हमले हुए, जिनमें हत्याएं हुई और धमकाने के मामले भी सामने हैं। और इस बीच कानपुर देहात जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परौंक पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो देश को मजबूत बनाना चाहता हूं और देश में एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। उन्होंने एक एयरपोर्ट पर आवागमन के लिए और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार भी जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश और लोकतंत्र को समर्पित पार्टियों में एक मजबूत विपक्ष चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा किसी से कोई निजी मामला नहीं है। और राष्ट्रपति के पैतृक गांव में पीएम ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भाई भतीजावाद में उलझी पार्टियों को इससे ऊपर उठना चाहिए। आकर वाकई मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इस गांव ने राष्ट्रपति जी का बचपन भी देखा है और बड़े होने पर उनको हर भारतीय का गौरव बनते भी देखा है। यहां आने से पहले राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस गांव से कई यादें साझा की। मुझे पता चला कि 5वीं के बाद जब उनका दाखिला 5-6 मील दूर के गांव में करा दिया गया था, तो नंगे पांव स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे। और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी, ये दौड़ इसलिए होती थी कि गर्मी से तपती हुई पगडंडी पर पैर कम झले। सोचिए, ऐसी ही तपती दोपहरी में
5वीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा है। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। और इस बीच पंजाब के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। जत्थेदार हरप्रीत सिंह को सीआरपीएफ द्वारा ये सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस बाबत अब आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि हरप्रीत सिंह की सुरक्षा में पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कटौती कर दी थी और उनकी सुरक्षा में 6 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्हें घटाकर 3 कर दिया गया। बाद में जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने कहा था कि वो बाकी के 3 सुरक्षाकर्मी भी राज्य सरकार को वापस कर देंगे, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार से सुरक्षा नहीं चाहिए। अब उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब के नौजवान ही काफी हैं, उन्होंने कहा। सूत्रों ने बताया है कि जत्थेदार हरप्रीत सिंह की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसके बाद आनन फानन में उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई। और कानपुर में 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। दरअसल कानपुर के परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विरोध में दुकानों को बंद किया था और इसके बाद विवाद पैदा हुआ, जिस दौरान सड़क पर काफी संख्या में लोग जमा हुए। कई थानों की पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ा। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब तक हालात जो है फिलहाल सामान्य है और कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार की दोपहर से ही बवाल होना शुरू हुआ। यहाँ आपको बता दें करीब 1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, जबकि दोनों तरफ से पथराव किया गया और कानपुर का ये एक इलाका जो कि मिश्रित आबादी वाला इलाका बताया जाता है। इस मामले की शुरुआत एक सामाजिक संस्था के मुस्लिम इलाकों में बंदी के ऐलान से हुआ और इसके बाद जुम्मे की नमाज की वजह से परेड चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी किए जाने की वजह से मुस्लिम समाज नाराज है। मुस्लिम इलाकों में बंदी का आह्वान नेता हयाज जफर हाशमी ने किया और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त लोग सड़कों पर रुक रुक कर पथराव करते नजर आए। जहां पुलिस ने पूरे एरिया को बंद किया और घेराबंदी की गई, तो वहीं संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि व्यापारियों ने खुद ही बाजार बंद कर दिया था और फिलहाल कानपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है और ये बवाल उस वक्त हुआ जब पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के आने के चलते काफी सुरक्षा व्यवस्था इलाके में तैनात थी। पीएम और राष्ट्रपति के साथ साथ शहर के करीब 70 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में पीएम मौजूद थे, जहां पर पथराव उस कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी के बाद हुआ। यहाँ आपको बता दें कि पथराव शुरू होने के वक्त बाजार में काफी लोग मौजूद थे, इसलिए भगदड़ जैसी स्थिति बनी और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए करीब 12 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद लोगों को खदेड़ा जा सका। साथ ही इस झड़प में संजय शुक्ला, गौतम गौड़, मंजीत यादव, राहुल त्रिवेदी, अमर बाथम घायल हो गए हैं। और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और बाहर से आकर नौकरी कर रहे लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। पिछले साल भी कुछ वक्त से ये हमले तेज हुए और अब इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि इन्हें टारगेट किलिंग की जो प्लानिंग है वो पिछले साल पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में रची गई और इस दौरान 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी जिनकी जान लेनी थी। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में टारगेट किलिंग की प्लानिंग 1 साल पहले पीओके के मुजफ्फराबाद में रची गई। 21 सितंबर 2021 में पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई के अफसरों और अलग अलग आतंकी तंजीमों के बीच ये मीटिंग हुई थी और बीते 26 दिनों में आतंकियों ने करीब 10 लोगों को निशाना बनाया है। इसमें एक महिला स्कूल टीचर, बैंक मैनेजर भी शामिल है और कल 2 जगहों पर आतंकी हमले भी हुए, जिसमें पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार की बैंक में गोली मारकर हत्या की गई और इसके बाद 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चलाई गई हैं। इसमें से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल देर रात को ही कश्मीरी पंडितों और सरकारी कर्मचारियों ने अब घाटी को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें ज्यादातर लोग जम्मू आ चुके हैं और बाकी लोग अपने घर पलायन कर रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में बहुचर्चित सुप्रिया वर्मा मर्डर केस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी का केंद्र बन गया है। हत्यारों और घटना के पीछे छुपे कारणों तक पहुंचना फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि घटना को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो वहीं उनकी पार्टी के नेता अब आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल कर रहे हैं। अयोध्या की श्री रामपुरम कॉलोनी में दरअसल 1 जून को 31 साल की गर्भवती अध्यापिका सुप्रिया वर्मा को उसके घर पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी गर्दन और शरीर पर हत्यारों ने नुकीले और धारदार हथियार से करीब 2 दर्जन से ज्यादा वार किए, जिसमें समय से ये जो घटना घटी उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ मजदूर थे उस वक्त जो घर के ऊपर काम कर रहे थे और आसपास सटे हुए मकान भी हैं, लेकिन इस घटना की जानकारी किसी को नहीं हो पाई। सुप्रिया की मां को लेकर उसका पति एटीएम में पैसे लेने गया और जब वापस आया तो इस बीच महिला को मारकर ये हत्यारे फरार हो चुके थे। बता दें आपको कि हत्यारों ने अलमारी के लॉकर को भी कोर्ट से खोला और सुप्रिया और उसकी मां को उनके सारे जेवर और करीब 1 लाख रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। आपको ये भी बता दें कि जो हत्यारे हैं उनका मकसद लूटना नहीं बल्कि हत्या बताया जा रहा है। जिस तरह से नुकीले और धारदार हथियारों का प्रयोग शरीर पर हुआ और 22 से अधिक बार वार किए गए, तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। सभी पहलुओं पर पुलिस चर्चा कर रही है और विशेष तफ्तीश जारी है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन यही नहीं, पुलिस भी एंटी रोमियो स्क्वाड कस्बे में आने की बात करती है, लेकिन ये जो स्क्वाड है वो नजर कहीं नहीं आता, बल्कि यहाँ मनचले और सौदे पूरी तरीके से सक्रिय होकर कॉलोनी से लेकर कॉलेज तक हर जगह छेड़छाड़ और मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर जनपद के खुदागंज और कचरा की। यहाँ पर बेटियों के लिए स्कूल जाना खतरों से कम नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि भाजपा सरकार बनते ही सौदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी रोमियो सेल का गठन किया गया था। जिले में कुछ दिनों तक ये सेल सड़क और चौराहों पर दिखा भी, लेकिन इसके बाद लापता हो गया। दरअसल खुदागंज कस्बे की कॉलेजों में ये स्क्वाड एंटी रोमियो स्क्वाड सौदों पर नकेल कसने को लेकर एक पॉइंट बनाया गया था, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ही अब इस पॉइंट को छोड़ दिया गया है। आलम यह है कि हर दिन कहीं ना कहीं युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपको ये भी बता दें कि छात्राएं अपने आप एंटी रोमियो से कितना कुछ सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये वो भी जानती हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर एंटी रोमियो जैसे कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल पुलिस बल को निर्देश देकर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हालांकि अभी तक कोई सौदे के लेकर छेड़छाड़ की सूचना नहीं मिली है, अगर मिलती तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। पता नहीं सर, पर इस वक्त इस सिचुएशन में, इस युग में ऐसा मुमकिन नहीं है और बहुत से तरीके हैं जिससे ऐसा हो सकता है। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी मनचले लड़के अपनी आदत से बाज नहीं आते, इसलिए ऐसा कोई सिस्टम किया जाए जिससे हम लड़कियों को सुरक्षा मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। जी बिल्कुल नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वैसे भी हम मार्केट कम जाते हैं, लेकिन हम जाते भी हैं तो लड़के पता नहीं किस तरीके से कमेंट करते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है इससे। और क्या बोलते हैं, स्कूल में भी जो मन होता है लड़के वो बोलते हैं, स्कूल में भी किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इससे। अच्छा, पहले स्कूल में कांस्टेबलों की ड्यूटी लगती थी, अब लगती है? वो 1 या 2 दिन आते हैं बस, और क्या बोलते हैं ज़्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ इस बच्चे को साफ कहते हुए सुना गया कि कुछ ही दिन वो आते हैं लेकिन फिर उसके बाद चले जाते हैं। और एंटी रोमियो स्क्वाड की जो स्थिति है उसको लेकर यहाँ सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि ये छात्राएं बेहद परेशान हैं, क्योंकि मंचलों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के क्या कुछ मामले सामने आए, आपको बता दें कि करीब 3,945 नए मामले सामने आए हैं और ये बीते 2 दिनों से 4,000 के करीब बने हुए हैं। और इससे पहले गुरुवार को भी 4,041 नए केसेस सामने आए थे।
बीते 3 महीने में सबसे ज्यादा ये केसेस सामने आ रहे हैं और इससे पहले 11 मार्च को 4194 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बात शुक्रवार की करें तो शुक्रवार को 2672 मरीज ठीक हुए, जबकि 26 संक्रमितों की मौत हो गई। अब 2162 मरीजों का इलाज चल रहा है और देश में अब तक 4.32 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें से 4.26 करोड़ ठीक भी हो चुके हैं और 5.24 लाख की जान जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 3 जून को एक पत्र भी भेजा है और पत्र के अनुसार 5 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को बढ़ते कोरोना केसेस को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा गया। मंत्रालय ने इन राज्यों को कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सख्त निगरानी बनाए रखने और पहले जैसी कार्रवाई करने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया और इसका नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हो गए हैं, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद को बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में ऋषिपोरा इलाके में हुई। मारा गया यह आतंकी निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। और कानपुर में एक ऐसी शादी समारोह देखने को मिला जब पूरे उत्तर प्रदेश में अब यह चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यहां पर दूल्हे की खातिरदारी मारपीट से की गई, श्लोक की जगह मंडप में गाली गलौज किए गए और इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। विस्तार से देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बहुत धूमधाम के साथ ये मंडप तैयार किया गया। बारात के स्वागत की तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी और दुल्हन सारे साज श्रृंगार किए दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। पर फिर हुआ कुछ ऐसा कि ये हंसी खुशी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिस बारात का फूलों से स्वागत किया जाना था, उसी बारात को बंधक बना लिया गया और दुल्हन के गले में वरमाला डालने की चाह लिए आए इस दूल्हे को बिना दुल्हन लिए घर वापस जाना पड़ा। अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। ये घटना है यूपी के जनपद कानपुर देहात की, जहां शादी टूटने का एक अनोखा मामला सामने आया है। मंगलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रहे विवाह में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि खुशियां तनाव में बदल गई और देखते ही देखते लड़की पक्ष ने वर पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और उनसे अभद्रता करने लगे। तो वहीं इस मामले में वर पक्ष के लोगों ने यूपी पुलिस को मदद के लिए बुलाना पड़ा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बने लोगों को छुड़ाया। अब जरा दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की को जरा गौर से देखिए। घर में ढोल ताशे बज रहे थे, शादी की शहनाई बज रही थी। जब बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने उनका भव्य स्वागत किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर उसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी द्वार 4 के समय लड़का पक्ष से लड़की पक्ष द्वारा शादी में फोटोग्राफर न आने की बात पूछी गई। जब लड़का पक्ष ने जवाब दिया कि फोटोग्राफर नहीं आया है, तो इसकी जानकारी दुल्हन को हुई और बस फिर क्या था। गुस्से में तमतमाई दुल्हनिया ने इस मामूली बात के चलते शादी से इनकार कर दिया और मौके पर वर पक्ष और वधू पक्ष के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। वर पक्ष के लोगों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों के साथ जमकर अभद्रता की। मजबूरन पीड़ित पक्ष को पुलिस को बुलवाना पड़ा और फिर इसके बाद जब पुलिस मौके पर आ गई, तब पुलिस द्वारा ही वर पक्ष के लोगों को बचाया जा सका। वहीं इस मामले में लगभग 8 घंटे तक पंचायत होती रही, जिसके बाद निष्कर्ष यह निकला कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए हुए सामान को वापस कर दें, जिसके बाद शादी तो नहीं हो सकी और दुल्हन को घर ले जाने के अरमान से आए बाराती बिन दुल्हन के सामान देने के साथ ही वापस लौट आए। इस बीच दूल्हे के मन का हाल समझ पाना आसान नहीं। वो कैमरा हम लोग नहीं करके ला पाए, इसके लिए शादी लोग ने मतलब झगड़ा कर दिया
और हम लोग अर्जेंटली में कैमरा हम लोग ने मंगाया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि कैमरा लाओगे तो कैमरा तोड़ दूंगा, और कैमरा आया भी था लेकिन ये लोग ने फिर वापस कर दिया उसका, हम लोग को हर्जाना भी भरना पड़ा। फिर क्या वजह रही, क्या क्या और क्या बातें रही जो पुलिस बुलानी पड़ी आप लोगों को? और ये मारपीट का नंबर आ गया, रात भर गाली गलौज करते रहे, इसके लिए हम लोग ने पुलिस बुलाया। हाँ, और हम लोग रात भर मारपीट करना चाहते थे। हाँ, मारपीट करना चाहते थे हमारे साथ में, हम लोग के साथ। शादी कब तय हुई थी आपकी? शादी फरवरी में तय हुई थी। क्या तब जनवरी में तय हुई थी। कोई वाद विवाद हुआ था क्या? तब कुछ नहीं हुआ था, सब अच्छे से हुआ था। अभी तक अच्छे से हो रहा था सब। परसों ये लोग कल तिलक लेके ये लोग गए, फिर वो भी अच्छे से हुआ, गाड़ी वाड़ी चढ़ा, वो भी सब ठीक ठाक चल रहा था। खाली नहीं था। और हम लोग 1 रुपए भी शादी में नहीं मांगे हैं कि 1 रुपए मांगा हो। गौरतलब है कि शादी के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। सामान तो वापस कर दिया गया, पर वर पक्ष के लिए इस घटना को भुला पाना शायद आसान नहीं होगा। न्यूज रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।